करेंगे गॉस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन, जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइट चार्ज प्लेन शीट। हम इसमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है एक प्लेन चार्ज शीट की वजह से, जो साइज में कैसी है, इनफाइनाइट है, यानी कि बहुत बड़ी है। ठीक है, तो प्लेन चार्ज शीट हम एज्यूम करेंगे इसमें सबसे पहले। तो देखिए, लेट अस कंसीडर ए थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। हम कंसीडर करते हैं एक पतली, इनफाइनाइट मींस बहुत बड़ी, प्लेन शीट ऑफ चार्ज, चार्ज की प्लेन शीट को हम एज्यूम करते हैं। ठीक है, जो कि कैसी है, पतली है और बहुत बड़ी है। लेट सिग्मा बी द यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी। हमने मान लिया कि जो उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है, सिग्मा है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को समझने के लिए आपको कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना पड़ेगा, जिसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए, अगर आपके पास कोई प्लेन सरफेस है, जैसे कि ये शीट, ये एक प्लेन सरफेस है और इसमें यूनिफॉर्मली कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो जब भी किसी प्लेन सरफेस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो उसके वजह से हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं वो किसके टर्म्स में निकालते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी की टर्म में निकालते हैं। और ये किसके बराबर होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा क्या है यहाँ पर, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और ये सिग्मा किसके बराबर होता है, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। ठीक है, ये किसके बराबर होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। ठीक है, जब भी किसी सरफेस के एरिया में यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो इस कंडीशन में जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं वो सरफेस चार्ज डेंसिटी की टर्म में फाइंड करते हैं। ठीक है, we have to calculate electric field at point P which is at perpendicular distance r from the sheet। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट P पर, जो इस शीट से r डिस्टेंस पर रखा है। अब देखिए, डायग्राम में ये शीट ऐसे रखी है और पॉइंट P यहाँ पर है, बट मैं इसको ऐसे बना नहीं सकती, मुझे चार्ज भी दिखाना था इसमें, तो मैंने थोड़ी सी इस तरीके से बना के दिखाई है। इसका मतलब क्या है, ये शीट ऐसे रखी है टेढ़ी, r डिस्टेंस पर पॉइंट P है, तो ऐसे ही शीट में r डिस्टेंस पर पॉइंट P है। हमें इस पॉइंट P पर क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो वो हम कैसे निकालेंगे, गॉस थ्योरम की हेल्प से। तो देखिए, सबसे पहले गॉस थ्योरम के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो गॉस थ्योरम है वो स्ट्रिक्टली बाउंड होती है क्लोज सरफेस के लिए। ठीक है, गॉस थ्योरम को आप क्लोज सरफेस पर ही अप्लाई कर सकते हो। और आपकी गॉस थ्योरम क्या कहती है कि किसी क्लोज सरफेस से पास होकर जाने वाला जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो किसके बराबर होता है, उस क्लोज सरफेस के अंदर जितना चार्ज रखा है उसके 1/ε0 टाइम्स होता है। ठीक है, ये गॉस थ्योरम है जिसकी वीडियो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से इसको देख सकते हैं। तो यानी कि यहां पर हमें गॉस थ्योरम अगर अप्लाई करनी है तो हमें क्लोज सरफेस चाहिए, बट हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये तो आपके ओपन सरफेस है, चार्ज शीट तो आपकी ओपन सरफेस है ना, क्लोज तो नहीं है। तो इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए गॉस थ्योरम की हेल्प से हमें यहाँ पर क्लोज सरफेस चाहिए, बट यहाँ पर कोई क्लोज सरफेस है नहीं, क्योंकि आपकी जो शीट है वो तो ओपन सरफेस है ना, तो हम यहाँ पे क्लोज्ड सरफेस को एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, इन ऑर्डर टू अप्लाई गॉसेस थ्योरम, गॉसेस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, लेट अस ड्रॉ ए सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। हम क्या करेंगे, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाएंगे। गॉसियन सरफेस का मतलब ही आपका होता है इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस। जहां पर भी आपको गॉसियन सरफेस मिले तो आप समझ जाइएगा कि ये इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस है। ठीक है बेटा, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, एक इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस जिसको हम गॉसियन सरफेस बोलते हैं वो ड्रॉ करना है, और वो हम कैसा ले रहे हैं, वो हम सिलेंड्रिकल ले रहे हैं। ठीक है, और उस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस को हम कैसे ड्रॉ करेंगे, सच दैट plane surfaces of cylinder is parallel to the sheet and passing through point P and P dash। और हम उसको इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, जो हम गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं हम उसको इस तरीके से लेंगे। ठीक है, कि जो सिलेंडर के प्लेन सरफेस होंगे वो इस शीट के पैरेलल होंगे और पॉइंट P और किसी पॉइंट P डैश से पास होंगे। ठीक है, तो सिलेंडर आपको पता है, सिलेंडर आपको कुछ ऐसा होता है, ये जो कर्व हो रहा है राउंड, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस। और ये जो ऊपर और नीचे दो सर्कल होते हैं ये इसके प्लेन सरफेस होते हैं। प्लेन है ना ये देखो, तो ये क्या है, प्लेन सरफेस हो गया।
सिलेंडर का, ये भी क्या हो गया सिलेंडर का प्लेन सरफेस। सिलेंडर में आपके 2 सर्कल होते हैं, एक तो टॉप पे और एक बॉटम पे, इनको ही हम क्या बोलते हैं प्लेन सरफेस। तो सिलेंडर में 2 प्लेन सरफेस होते हैं, एक कर्व सरफेस होता है, जैसे राउंड हो रहा है, ठीक है। तो अब देख लीजिए हमें कैसे ड्रॉ करना है कि जो इस सिलेंडर के प्लेन सरफेस है, ठीक है, वो तो क्या हो इस शीट के पैरेलल हो। आपकी कोई शीट ये ऐसे रखी है, तो ये भी सिलेंडर समझ लीजिए, चौक भी सिलेंडर ही तो एक छोटा सिलेंडर। तो अगर ये ऐसे रखी है, तो अगर ये ऐसे रखी है चौक, तो जो इसका प्लेन सरफेस है ये वाला, ठीक है, वो क्या हो गया इसके शीट के पैरेलल नहीं हो गया। शीट ऐसे और प्लेन सरफेस है ऐसे, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए ना। तो इस तरह से रखना है हमें कि जो इसके प्लेन सरफेसेस हो वो शीट के पैरेलल हो और पॉइंट पी से पास होकर जाए और पॉइंट पी डैश से पास होकर जाए। हम सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो उसके अंदर चार्ज एनक्लोज होना चाहिए। एनक्लोज करना है आपको चार्ज। आप सिलेंड्रिकल सरफेस कुछ इस तरीके से लेते हो कि इस तरीके से, तो क्या होगा इस कंडीशन में, देखो अगर आप सिलेंड्रिकल सरफेस ऐसे लेते हो, अगर आप सिलेंड्रिकल सरफेस इस तरीके से लेते हो, तो ये जो इसमें चार्ज एनक्लोज हुआ, तो जो इसमें चार्ज एनक्लोज हुआ वो सिर्फ एक साइड से एनक्लोज हुआ, और पीछे की साइड में तो यही चार्ज होगा जो इसके अंदर एनक्लोज हो रहा है, इस क्लोज सरफेस के अंदर। इस शीट के पीछे भी तो यही चार्ज होगा, क्योंकि शीट आपकी बहुत ज्यादा थिन है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये आगे से तो कवर हो गया, बट ये पीछे से कवर नहीं हो पाया चार्ज। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है वो इस तरीके से लेना पड़ेगा कि वो इसके आर पार हो, इस शीट के आर पार हो। क्योंकि हम एज्यूम कर रहे हैं, एज्यूम तो हम कैसे भी कर सकते हैं, हमारा जो टास्क है वो इस चार्ज को एनक्लोज करना है, तो हम ऐसे तो करेंगे। तो अगर हम इसके ऐसे आर पार ले लें गॉसियन सरफेस, अब इसका एंड यहां ना हो के यहां पर है इसका एंड, अब हम कह सकते हैं कि इस कंडीशन में जो ये चार्ज है वो प्रॉपरली इसमें एनक्लोज्ड हो गया, ठीक है। चार्ज है, सारा चार्ज एनक्लोज नहीं किया हमने, कुछ चार्ज को एनक्लोज किया, तो कुछ चार्ज जो एनक्लोज हुआ है वो प्रॉपरली तुम्हारा एनक्लोज हो गया ना। ऐसा तो नहीं रहा कि एक साइड से बंद और पिछली साइड से खुला रह गया। अब ये चार्ज प्रॉपरली एनक्लोज हो गया, जितना भी हुआ हम यहाँ पे गॉस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है सिमेट्री का। सिमेट्री आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, जितना पार्ट इधर उतना ही पार्ट उधर। तो हमने यहाँ पर इस शीट से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P लिया था, जिससे ये गॉसियन सरफेस आपका होकर जाता है, ठीक है। तो सिमेट्री हमें रखनी है यहाँ पर। सिमेट्री हमें क्यों रखनी है, ताकि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म रहे, ठीक है। यहाँ पर इस चार्ज शीट से r डिस्टेंस पर पॉइंट P है, इससे आपका गॉसियन सरफेस होकर जाता है। तो इस चार्ज शीट से दूसरी साइड भी r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट होगा, जिसको हम P डैश बोल देते हैं। ये भी एग्जैक्ट r डिस्टेंस पर होगा इस चार्ज शीट से, ये पॉइंट, इसको हम P डैश बोल देते हैं। इससे r डिस्टेंस पर पॉइंट P है और इससे दूसरी साइड r डिस्टेंस पर ही पॉइंट P डैश है। अब आपको क्या करना है, इस पॉइंट P पर क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस चार्ज शीट की वजह से, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट P पर होगा वो ही इस पॉइंट P डैश पर होगा, ड्यू टू सिमेट्री, क्योंकि ये भी r डिस्टेंस पर ही है और ये भी r डिस्टेंस पर ही है इस चार्ज शीट से। बच्चों, दिस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हैज 3 सरफेसेस। इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस के 3 सरफेस हैं। दो तो आपको प्लेन सरफेस मिल जाते हैं S1 एंड S2। देख लीजिए ये वाला सरफेस क्या है, S1 पहला प्लेन सरफेस, दूसरा प्लेन सरफेस ये है S2, ठीक है। तीसरा जो सरफेस है वो क्या है, कर्व्ड सरफेस S3। ये जो पार्ट कर्व हो रहा है ये आपका S3 है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है गॉस थ्योरम का यूज करके। और जो आपकी गॉस थ्योरम होती है वो क्या होती है कि अगर आपके पास कोई क्लोज्ड सरफेस है, ठीक है, ये क्या है, ये है क्लोज्ड सरफेस। अगर इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर टोटल चार्ज क्यू बंद है, तो इस क्लोज सरफेस से होकर जाने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई होता है वो क्या होता है, इस क्लोज सरफेस के
अंदर, बाहर नहीं, अंदर। इस क्लोज सरफेस में जितना चार्ज बंद होता है उसका 1/ε0 टाइम्स होता है। तो यानी कि हमें क्या करना है, गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पहले तो हम सिंपल फॉर्मूले से फाइंड करेंगे, फिर उसमें गॉस थ्योरम लगाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई ई इक्वल्स टू ES cos थीटा फॉर प्लेन सरफेसेस। ठीक है, अगर आपके पास कोई प्लेन सरफेस और आपको उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है तो आप कैसे फाइंड करेंगे, ES cos थीटा, जहां पर E क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, S क्या है, उस सरफेस का एरिया, और थीटा क्या है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में बनने वाला एंगल है। अब देखिए बच्चों, ये तो हो गया आपका प्लेन सरफेस के लिए, बट अगर आपके पास कोई ऐसा सरफेस है जो प्लेन ही ना हो, जैसे कि ये S3 आपका कर्व्ड सरफेस है, तो उस कंडीशन में जो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब हम ऐसे सरफेस के केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं जो कि आपका प्लेन नहीं होता, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उस सरफेस पे स्मॉल एरिया एलिमेंट्स को एज्यूम करते हैं। तो जो स्मॉल एरिया एलिमेंट से पास होकर जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो भी आपका स्मॉल ही होगा। तो डी फाई ई इक्वल्स टू EDS cos थीटा। तो उस कंडीशन में जब सरफेस आपका प्लेन ना हो, हम एक स्मॉल एरिया एलिमेंट DS को एज्यूम करेंगे और उस स्मॉल एरिया एलिमेंट DS से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। अब वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी तो स्मॉल ही होगा क्योंकि वो स्मॉल एरिया एलिमेंट से पास होता है। वो क्या होगा, डी फाई ई इक्वल्स टू EDS cos थीटा। बट एट दी एंड तो हमें टोटल सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना होता है ना, एट दी एंड हमें यही तो निकालना है कि टोटल सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, ना कि उस स्मॉल एरिया एलिमेंट से। तो हम क्या करते हैं, फिर टोटल फ्लक्स निकालने के लिए हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं डी फाई ई का, तो हमें टोटल फ्लक्स मिल जाता है। तो वो क्या होगा, फाई ई इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल EDS cos थीटा। ठीक है, चलिए इस गॉसियन सरफेस से पास होकर जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करते हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें 3 सरफेस है, हम 3 सरफेस के अलग अलग करके इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लें और बाद में उसको जोड़ दे तो हमें टोटल इस पूरे गॉसियन सरफेस में से होकर जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा। आइए करते हैं। तो सरफेस S1 से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स φ1 लेते हैं यहाँ पर। अब देख लीजिए, जो आपका S1 है वो एक प्लेन सरफेस है, यहां पर आपकी मर्जी है, आप स्मॉल एरिया एलिमेंट एज्यूम करें या ना करें। ठीक है, तो ये जो प्लेन सरफेस S1 है, ये इसका जो एरिया वेक्टर होगा, वेक्टर S1, वो कैसे होगा, परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड। एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होता है एंड क्लोज्ड सरफेस के लिए हमेशा आउटवर्ड होता है। और सिलेंडर आपका एक क्लोज्ड सरफेस है, तो इस S1 सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा, वेक्टर S1, वो क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड होगा। अब हम फाइंड करेंगे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में भी बताया था कि जो पॉजिटिवली चार्ज शीट होती है, ठीक है, या पॉजिटिवली चार्ज शीट हो या फिर वायर हो, तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पॉजिटिव चार्ज के केस में, वो बाहर की तरफ होता है एंड परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो इस शीट की वजह से इस S1, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस शीट की वजह से इस S1 सरफेस के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, अब शीट का कैसा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड, और ये इसके पैरेलल है। ठीक है, जो S1 सरफेस है वो इस शीट के पैरेलल है, तो इस पर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो परपेंडिकुलर होगा एंड आउटवर्ड होगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो जो एंगल है यहां पर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में बनने वाला वो कितना है, 0 डिग्री। तो φ1 क्या हो जाएगा, ES1 cos 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो φ1 इक्वल्स टू ES1, फर्स्ट इक्वेशन। अब हम निकालेंगे सेकंड सरफेस S2 के लिए, 4S2, यहां पे हमने 4S1 के लिए किया था, अब हम करेंगे 4S2। S2 के लिए जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स φ2। सेम यहां पर भी इस तरीके से होगा, जो S2 का जो एरिया वेक्टर होगा, ठीक है, जो S2 सरफेस का एरिया वेक्टर होगा
वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड होगा, वेक्टर S2। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी सिमेट्री की वजह से कैसा होगा, परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड होगा। पॉजिटिव चार्ज है तो उस केस में आउटवर्ड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो phi2 क्या हो गया यहाँ पे, ES2 cos थीटा कितना है यहाँ पे अगेन 0, cos 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो phi2 क्या मिल गया आपको, ES2। देखिएगा जो आपका ये सिलेंडर होता है इसमें ऊपर और नीचे जो दो सर्कल होते हैं वो सेम एरिया के होते हैं, ठीक है। सिलेंडर के ऊपर नीचे जो सर्कल होते हैं उनकी रेडियस भी सेम होती है और एरिया भी सेम होता है। जब रेडियस सेम है तो उनकी है ना, तो यानी कि जो S1 है वो S2 के ही बराबर होगा। तो आप यहाँ पे S1 की जगह S लिख दीजिए और S2 की जगह पे भी आप S लिख सकते हैं। रीजन क्या देंगे, क्योंकि S1 बराबर है S2 के। आप इसमें एक लाइन ऐड कर सकते हैं क्योंकि S1 बराबर S2 के, एंड लेट S1 बराबर S2 इक्वल्स टू S। तो ये लाइन आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि S1 और S2 तो बराबर ही है, तो हमने इसको S के बराबर मान लिया। तो यहां पर भी S और यहां पर भी S। आई होप इतना आप समझ गए होंगे। अब हम करेंगे फॉर सरफेस S3, सरफेस S3 के लिए आप देख लीजिए जो सरफेस S3 है आपका तो कर्व्ड सरफेस है, ये आपका प्लेन नहीं है, ये आपका कर्व्ड सरफेस है। तो प्लेन सरफेस में तो आपकी मर्जी, आप स्मॉल एरिया एलिमेंट मान के कर लो चाहे डायरेक्ट कर लो। प्लेन सरफेस का एरिया वेक्टर तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, बट जो कर्व्ड सरफेस होते हैं उनका एरिया वेक्टर आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं एक स्मॉल एरिया एलिमेंट एज्यूम करना ही होगा। मैं एज्यूम करती हूं कि ये सरफेस पूरा S3 है जो आपका कर्व हो रहा है, तो यहां पर एक स्मॉल एरिया एलिमेंट मैंने DS3 एज्यूम कर लिया, और ये जो स्मॉल एरिया एलिमेंट DS3 है इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड होगा, DS3 वेक्टर। और अब हमें यहाँ पे फाइंड करनी रहती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो अभी आपको बताया प्लेन चार्ज शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड। तो यानी कि ऐसे जा रहा है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो एंगल है थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर DS3 के बीच में बनने वाला वो है यहाँ पर 90 डिग्री, ठीक है। एंड cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो क्या होगा, ये इंटीग्रेशन अलोंग S3 सरफेस क्या होगा आपके पास फिर EDS3 cos 90, और cos 90 आपका 0 होता है, थर्ड इक्वेशन। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर सरफेस S3, तो इसे phi3 कर लीजिएगा। अब हमें निकालना है टोटल फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, टोटल फ्लक्स हम किसके लिए निकाल रहे हैं, पूरे सिलेंडर के लिए। तो phi कितना होगा, phi1 प्लस phi2 प्लस phi3। तो आपका phi1 कितना था ES, phi2 कितना था ES, और phi3 तो आपका 0 हो गया। तो क्या आया टोटल फ्लक्स phi 2ES। हम मानेंगे इक्वेशन नंबर 4। अब देख लीजिए जो यहां पर E है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। किसकी वजह से, इस इनफाइनाइट प्लेन चार्ज शीट की वजह से। तो अब हमें ये E फाइंड करना है। अब हम यहां पर अप्लाई करेंगे गॉस थ्योरम, बाय गॉसेस थ्योरम। गॉसेस थ्योरम क्या होती है, phi E इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमने जो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लिया था उसके अंदर आपकी पूरी शीट तो एनक्लोज नहीं हुई थी, पूरी शीट तो बंद नहीं हुई थी, क्योंकि आपकी जो शीट थी वो हमने कैसी ली थी, इनफाइनाइट ली थी साइज की, और इनफाइनाइट साइज मींस बहुत बड़ा साइज होता है। तो हम उसको ऐसे ही किसी गॉसियन सरफेस के अंदर तो एनक्लोज नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, हम एज्यूम कर लेंगे कि उसका कुछ एरिया तो एनक्लोज हुआ था उसके अंदर, हम एज्यूम करेंगे कि उसका S एरिया एनक्लोज हो गया गॉसियन सरफेस के अंदर। लेट S एरिया ऑफ शीट इज एनक्लोज्ड in Gaussian surface, in Gaussian cylindrical surface। हमने क्या माना
कि जो एरिया है शीट का, कुछ एरिया एनक्लोज हुआ है गॉसियन सरफेस के अंदर, सारा नहीं हुआ, और जो वो कुछ एरिया एनक्लोज हुआ है वो है एस। अब हमें चार्ज निकालना है जो इस एस एरिया के अंदर एनक्लोज होता है, वो हम कैसे निकालेंगे? सरफेस चार्ज डेंसिटी की हेल्प से। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने सिग्मा मानी थी, और वो किसके बराबर होती है? चार्ज पर यूनिट सरफेस का एरिया, वो हमने क्या लिया है? एस। हम निकाल रहे हैं इस एस एरिया के अंदर एनक्लोज्ड चार्ज। तो यहां से चार्ज कितना आ जाएगा? Q इक्वल्स टू सिग्मा एस, इक्वेशन नंबर 6। अब हम क्या करेंगे? इसको यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 5 में, यूजिंग 6 इन 5 वी गेट 6 से Q की वैल्यू उठा करके 5 में रख दो, क्या मिलेगा? 5E इक्वल्स टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 7। देखिए जो इक्वेशन नंबर 7 है और जो इक्वेशन नंबर 4 है, ये दोनों ही टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करती है। तो यानी कि हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, इन दोनों को बराबर रख सकते हैं, क्योंकि दोनों ही टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू है। सो कंपेयरिंग इक्वेशन 4 एंड 7, हमें क्या मिलेगा? 2ES किसके बराबर है? सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एस से एस कैंसिल आउट हो जाएगा, ई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये क्या मिल गया हमें? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। अगर आप यहाँ पर ये फॉर्मूला देखें ध्यान से, तो यहाँ पर कहीं पर भी डिस्टेंस आर नहीं आया, ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इस थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज के लिए, वो इंडिपेंडेंट होता है डिस्टेंस के। ठीक है, ये यहाँ पर कंप्लीट होता है।